पुलिस और अफसरान के जरिए मावरा अदालत कत्ल और इंसानियत सोच काम करवाना शरीफों का तुरा इम्तियाज है। वो जब भी बोलती हैं वो अपनी भी जनाब रुसवाई करवाती हैं, अपने ख़ानदान की भी और अपनी पार्टी की भी। और वो समझ आ गया इनको, हरा समंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अब ये अपनी नाअहली, अपना निकम्मापन उसको ठोपने लगे हुए हैं जनाब पीटीआई के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 184(3) के तहत वो सोबोटो एक्शन ले। लाकानूनियत और गैर आईनियत इंतहा पर हो चुकी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इस पर कोई फैसला दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान की बदौलत पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट का डरावना ख्वाब जो ख़त्म होने को है। FATF ने यह तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर कामयाबी के साथ अमल किया। मौजूदा हुकूमत FATF से निकलने का क्रेडिट ख्वाम में खुद को देने लगी और साजिश मुदाखलत की बहस फिर से शुरू। सानिया मॉडल टाउन को 8 साल बीत गए। नाज़रीन, एहसान फरामोशी की कहते हैं कि कोई हद नहीं होती और शायद ये बात सच है और ये मौजूदा हुकूमत भी इंतहाई एहसान फरामोश है। मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल 2 बड़ी जमातों को अवाम ने बार बार इक़्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ाया, लेकिन इन रहबरों ने हर बार इक़्तिदार में आकर मुल्क और अवाम को सहूलतें क्या दी? नहीं दी, मजीद ज़मीन तंग की। लेकिन इमरान खान ने अपोजिशन हो या हुकूमत दोनों में रहकर अवाम का सोचा और सिर्फ अवाम के लिए सियासत की, खिदमत की। जब वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक्त भी अवाम को शौकत खानम जैसे जदीद अस्पताल का तोहफा दिया। इक़्तिदार में आकर भी अवाम का ही सोचा और यही वजह है कि इमरान खान ने FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। FATF के तमाम नुकात पर अमल करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बचा लिया और अब FATF की जानिब से यह एलामिया जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने FATF के तमाम नुकात पर अमल कर लिया है। और FATF के सदर ने भी कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन ममालिक ने सराहा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ हासिल किए, इसलिए FATF की टीम अब पाकिस्तान का दौरा करेगी, लेकिन तब तक के लिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। नाज़रीन, FATF ने बहरहाल ये तो तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने उसके तमाम नुकात पर कामयाबी के साथ अमल किया और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और हमाद अज़हर को जाता है। हमाद अज़हर ने भी इस हवाले से अनथक काम किया, जिस पर उन्हें जितना खराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है और अब मौजूदा हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मैं इन क्रेडिट लेने वालों को इनका ज़रा खाती चलूँ। जब उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ऐवान में FATF बिल पेश किया गया था, आपको याद होगा, ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन ने मिलकर इसकी मुखालिफत की थी, याद है? और फिर इमरान खान ने उस पर अपने हरीफों को एक्सपोज किया था, कुछ कहा था। जिनको नहीं याद है उनको याद करवाते हैं। टीम क्लिप चलाइएगा जी। तो सुना आपने इमरान खान साहब को क्या कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की FATF में ग्रे लिस्ट में होना हमें विरसे में मिला और हम लोग ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे, और अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो हमारी जो मईशत है वो यकीनी तौर पे क्रैश हो जाती। हमें उम्मीद थी कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो हमने FATF बिल असेंबली में पेश किया उसमें अपोजिशन हमारा साथ देगी, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात थी, लेकिन अपोजिशन ने इस बिल की मुखालिफत कर दी। अच्छा नाज़रीन, और इस मुखालिफत की बड़ी वजह क्या थी? इस मुखालफत की बड़ी वजह यह थी कि आज के हुक्मरान माजी में इमरान खान की हुकूमत से क्या चाहते थे, जो इमरान खान साहब बार बार बताते थे क्या चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ NRO चाहते थे, जो कप्तान साहब ने इन्हें नहीं दिया, जिस पर अपोजिशन ने FATF बिल की मुखालफत की। अच्छा, जब नून लीग की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके गई थी और फिर उसके बाद 28 जून 2018 को निगरान हुकूमत के दौर में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और उसकी वजह साबिका हुकूमत के काले करतूत थे। लेकिन आप हट धर्मी देखें, हट धर्मी का लेवल देखें कि यही लोग इल्ज़ाम PTI पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेला। कितना बड़ा और सफेद झूठ है ये। क्या ये 200-400 साल पहले की बात है? नहीं, ये 4 साल पहले का जिक्र है। अवाम को भी याद होगा, कोई 100 साल 200 साल 400 साल पुरानी बात नहीं है। अवाम को अच्छी तरह से याद होगा कि PTI हुकूमत को तो ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान विरसे में मिला था, जिसे इमरान खान ने फरिश्ता निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें की थी। फिर 27 में से 26 नुकात पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमल किया था।
तो FATF की जानिब से मजीद 6 नुकात बढ़ा दिए गए थे। उन इजाफी नुकात पर अमल को यकीनी भी PTI की हुकूमत ने बनाया था। और दूसरी तरफ उस वक्त PDM में शामिल जमातें इस हवाले से होने वाली कानून साजी की आप समझ लें कि अगर मेरे को खुलकर मुखालफत कर रहे थे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इनको याद नहीं होगा, ये भूल गए होंगे, लेकिन कौम को अवाम को सब याद है कि खुलकर मुखालफत कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। 16 सितंबर 2020 का दिन, क्या ये भूल गए हैं PDM वाले? जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो क्या हुआ था? इन लोगों ने क्या किया था? शदीद हंगामाराई की थी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी थी, नारेबाजी की थी और फिर एवान से क्या किया था? वॉकआउट किया था। एवान से वॉकआउट भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये लोग PTI हुकूमत से FATF बिल्स की मंजूरी के बदले NRO चाहते थे। लेकिन वो इमरान खान जो बार बार कहते रहे कि NRO तो मैं नहीं दूंगा, उस वक्त भी इमरान खान ने इनकार किया था, जिस पर इस बिल की राह में बाकायदा रोड़े अटकाए गए थे। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने में कामयाब हो गई थी। अब नाज़रीन, इससे साबित क्या होता है? इससे एक बात साबित होती है कि मौजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फैसल जावेद भी हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। आपने सुना आपने फैसल जावेद को, और अगर मैं कहूँ कि इसे कहते हैं दिल से बोलना। कुछ अल्फाज ज़बान से अदा हो रहे होते हैं और कुछ अल्फाज दिल से अदा हो रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग इस बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को, कि ये बंदा फैसल जावेद यहाँ पर दिल से बोल रहा था, ज़बान के साथ दिल से बोल रहा था, अवाम के दर्द को, तकलीफ को महसूस कर रहा था। ये मौजूदा हुकूमत की बेहिसी और मुल्क को तारीकी में जाता देखकर बहुत जज्बाती हो गए। और ऐसे नहीं हुए जज्बाती, महसूस कर रहे थे अवाम की तकलीफ को, तभी ये जज्बात निकल रहे थे अल्फाज की सूरत में। वो कहते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि जी जान अल्लाह को देनी है, मुल्क पर, मुल्क की गरीब अवाम पर कुछ तो रहम कर लेना। फैसल जावेद और इन जैसा हर मुहिब्बे वतन हुकूमत की बेहिसी पर नोहा ही पड़ रहा होगा अपने अपने घर बैठकर। कौम जानती है कि मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार में आने का असल मकसद क्या था। अब डॉलर देख लें, 212 रुपए से भी तजावुज़ कर गया। और अगर यही हाल रहता है तो मुल्क में महंगाई का इससे भी ज्यादा, जरा सोचिए, ये वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे भी ज्यादा बदतरीन सुनामी आएगा तो क्या होगा? फिर तो गरीब को मिटा दिया जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता। ये लोग IMF को अपना राज़िक समझ बैठे हैं। एक तरफ इमरान खान थे जो IMF की नाजायज शराइत पर मुसलसल इनकार कर रहे थे, सबको पता है बात, और इसके बावजूद हमारा मुल्क बहुत बेहतर चल रहा था। लेकिन ये लोग तो IMF के आगे बाकायदा बिछे जा रहे हैं, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही। अब जरा खबर सुनिए। पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद मांग ली और कहा है कि पेट्रोलियम कीमतों और बिजली टैरिफ में इजाफे के बावजूद IMF मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब और वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनसे मदद की दरख्वास्त की। इन्होंने मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर को बताया कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में भी GDP के 2.2% के बराबर इकदाम किए, लेकिन मुज़ाकरात के 3 अदवार और कई ऑनलाइन राब्तों के बावजूद IMF ने मेमोरेंडम का जो ड्राफ्ट है वो भी शेयर नहीं किया। पाकिस्तानी हुकाम ने यह कहा है कि जी पेट्रोलियम कीमतों और बिजली टैरिफ में इजाफे के बाद उम्मीद थी कि IMF स्टाफ लेवल मुज़ाकरात पर तैयार हो जाएगा, मगर IMF अब ना सिर्फ तनख्वाहदार तबके से टैक्स मुराद वापस लेने पर इसरार कर रहे, बल्कि तनख्वाहदार तबके से 125 अरब इजाफी महसूलात की वसूली का मुतालबा भी कर रहे। अब इस खबर के बाद फैसल जावेद की तरह कितने पाकिस्तानियों का दिल जज्बाती हुआ है, मैं पूछती हूँ। जरा दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने अपने दिल, किस का दिल जज्बाती हुआ? फैसल जावेद की तरह हर पाकिस्तानी का दिल जज्बाती होगा ना कि ये लोग किस हद तक IMF का प्रोग्राम लेने के लिए तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं। ये लोग कशकोल छोड़ने पर आमादा ही नहीं हैं। ये चाहते हैं कि कौम उम्र भर IMF की मोहताज रहे, गुलाम रहे, और यही वजह है कि ये लोग साजिश करके इक़्तिदार में आए। अब साजिश और मुदाखलत पर एक बार फिर से बहस चल निकली है और इस हवाले से शहबाज गिल कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा गिल साहब को। आपने शहबाज गिल को क्या कह रहे हैं कि जी DG ISPR ने भी बैरूनी साजिश पर कमीशन बनाने की बात की है। अस्करी इदारों को कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान और इदारों को आपस में लड़ा दें, लेकिन इमरान खान किसी भी तौर पर इदारों से मुहाज़रा ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान इदारों का एहतराम करना अच्छे से जानते हैं और वो ये जानते हैं कि इदारों की सरबुलंदी में ही मुल्क की सरबुलंदी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत को मुल्क की सरबुलंदी से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। इसी हवाले से फैजुल हसन चौहान साहब कुछ फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा।
अच्छा, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि जी सब मान रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और मौजूदा हुकूमत जो हाल कौम का कर रही है उससे भी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से लोग अवाम के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। अच्छा, साजिश सानिया मॉडल टाउन में भी की गई थी और आज सानिया मॉडल टाउन को 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि हमारे यहाँ बहुत जुल्म हो रहे हैं और इस जुल्म की सरपरस्ती करने वाले बदकिस्मती से वो लोग हैं जिन्हें रहबरी का दावा है। अब सानिया मॉडल टाउन किसको याद नहीं होगा। आज भी सानिया के लवाहिकीन इंसाफ की तलाश में दरबदर फिर रहे हैं, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी इस बदतरीन बात नहीं लिया जा सका। इमरान खान साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। आपने इमरान खान साहब को 17 जून 2014 को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में तहरीक मिनाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटरीट ऑफ पाकिस्तान अवामी तहरीक सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने कायम तजावुजात को ख़त्म करने के लिए, आपको याद होगा, ऑपरेशन किया गया था। अच्छा, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने मज़ाहमत की थी और 14 अफराद जान की बाजी हार गए थे और 90 के करीब अफराद जख्मी हुए थे। दिन दिहाड़े हामला ख़वातीन पर गोलियां बरसाई गई थी, उन्हें शहीद किया गया था। गुल्लू भट्ट जैसे बदमाश भी मंजर पर आए जो अपने आकाओं के कहने पर बदअमनी फैलाते रहे। अब अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक जो ज़ेर इल्तवा अपीलें हैं उनका फ़ायदा मुल्ज़िमान उठा रहे हैं। नाज़रीन, मॉडल टाउन में होने वाले इस वाक़ये के बाद उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और इनके जमात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा था और उस वक्त की जो सूबाई हुकूमत है उसने वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था। अब ये सरेआम जो सानिया मॉडल टाउन का जुल्म हुआ था उसके मरकज़ी मुलज़िमों में से एक मुलज़िम राना सनाउल्लाह साहब भी हैं जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है कि जिन पर इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं वो लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। सानिया मॉडल टाउन में होने वाला जानी नुकसान कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अच्छा, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इस हवाले से अपनी राय का इज़हार करते हुए कहा है कि जी आज का दिन 17 जून अफसोस की वजह से जाना जाता है और शोहदाए मॉडल टाउन के जो वारिस हैं उन वारिसों को जो हैं उनको इंसाफ और ये जो कातिलों को सज़ा ना मिलना वो कहते हैं कि बहुत बड़ा अलमिया है और शहीद होने वालों के जो वरसा हैं 8 साल गुजर जाने के बावजूद दरबदर हैं, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, देर सिर्फ ज़मीनी इंसाफ में हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि 17 जून 2014 के दिन कानून, इंसाफ, इंसानी हकूक़ का गला घोंटा गया और शरीफों का असल चेहरा अवाम के सामने आया। पुलिस और अफसरान के जरिए मावरा अदालत कत्ल और इंसानियत सोच काम करवाना शरीफों का तुरा इम्तियाज़ है। शरीफों ने इक़्तिदार मिलने के बाद वहीं से काम शुरू कर दिया और शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। शरीफों को दोबारा इक़्तिदार मिल जाना सारी कौम और इदारों पर सवालिया निशान बन गया। अब नाज़रीन, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें इस वाक़ये के जो मास्टर माइंड हैं कानून के कटहरे में आएंगे और इबरतनाक सज़ा से दो चार भी होंगे, क्योंकि कुदरत जब इंसाफ करने पर आती है तो फिर उसके इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता है और फिर कुदरत का इंसाफ ये कह उठता है कि बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, आखिर में जाते जाते ये खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। आमिर लियाकत साहब की पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बजरिया पुलिस आमिर लियाकत साहब के जो वरसा हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस में ये कहा गया है कि मारूफ एंकर के वरसा अदालत में पेश हों या फिर जवाब दाखिल करें। वरसा से कल सुबह 9 बजे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे होगी और ब्रेक पे जाने से पहले आप देखिए तारिक अजीज साहब की दूसरी बरसी के मौके पे हमारा सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के खिलाफ इमरान खान साहब ने दी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल और पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद करने के ऑर्डिनेंस पर पीटीआई का गवर्नर पंजाब को नोटिस। शहबाज हुकूमत और इत्तेहादियों ने महंगाई की सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ हुकूमत पे डाल दी। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर तर्जुमान उसीन रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर बनने पर बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा जो बार बार कह रही हैं कि जी पीटीआई के IMF के साथ किए हुए मुआहदे पर अमल ना किया गया तो मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा, वो कहती सारा कसूर आप लोगों का है, आप लोगों ने IMF से ऐसे मुआहदे किए, क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो आराम से बड़ा स्मार्टली चलाकी के साथ सारा मलबा आप लोगों पे गिरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि बेगम सफदर अवान जब चुप रहती है ना
तो अपने ख़ानदान के लिए भी अच्छी रहती है, अपने लिए भी अच्छी रहती है और अपनी पार्टी के लिए भी अच्छी रहती है। वो जब भी बोलती हैं वो अपनी भी जनाब रुसवाई करवाती हैं, अपने ख़ानदान की भी और अपनी पार्टी की भी। अगर हमने माहिदा किया होता ये वाला, तो फिर मुझे ये बताएं कि हमें फरवरी के महीने में जून तक की कीमतों को स्टैटिक रखने का, जामिद रखने का, पेट्रोलियम मसनूआत की करने का क्या ज़रूरत थी? अगर हम पाबंद थे, अगर हमने IMF के साथ जनाब बड़ा सख्त माहिदा किया था, तो फिर हमें तो जनाब इसी तरीके से जो इन्होंने 85 रुपये पेट्रोल के और 115 रुपये डीजल के बढ़ा दिए हैं, हमें भी इसी तेज़ी से कीमतें बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन जनाब हम पाबंद नहीं थे। ठीक है, असल चीज़ ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल। अब उड़ना इनको आता नहीं था, इन्होंने पंगा ले लिया, तो अब ये परेशान है और परेशानी के आलम में जो है ना वो जो ना दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम थोपने लगे हुए हैं। एक होता है वजारत आला फिजा, एक होती है वजारत उज़्मा। वजारत आला होता है कि NFC अवार्ड के तहत जनाब इतने 100 अरब रुपए वफाक ने दे दिए, आपने उसको खर्चना है। आप क्या करते हैं, बींगा शहबाज शरीफ, आप जनाब 3-3 महीने में प्रोजेक्ट जनाब अरबों रुपए की मालियत के 38 से 50% कमीशन बीच में अपना रख के आप 3-3 महीनों में कंप्लीट करते हैं। 200 अरब का प्रोजेक्ट होता है, उसमें से 40-50 अरब रुपये आपको कमीशन आ जाता है। नसार गिल और मसरूर अहमद जैसे आपने डायरेक्टर रखे होते हैं CM सेक्रेटेरिएट में, वो पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर वो बाहर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। ये तो काम है बड़ा आसान। जो वजारत उज़्मा होती है ना, उसमें आपने पैसा कलेक्ट करना होता है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, आपने जनाब टैक्स जनरेट करना होता है, आपने मुल्क को चलाने के लिए रियासत का खजाना भरना होता है। तो उसमें पता चल गया इनकी सलाहियत। जो 50-60 अरब रुपया पिछले 13 सालों में लगा के, सरकार का पैसा लगा के 2008 से 2018 तक इन्होंने $6 मिलियन मैन साबित किया था शहबाज शरीफ को, और जनाब टार्जन और रुस्तम जनाब इन्होंने साबित किया था, वो जीरो साबित हो गए। वो तो ठोस ठोस और ठोस। वो पता चल गया जनाब इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले तो टके आने की सलाहियत नहीं है, ना ये बात करने के काबिल है। तुर्की जाते हैं, तुर्की से वापस आके ताजरों से जनाब मीटिंग कर रहे हैं और ताजरों को कहते हैं जनाब मैं गया था चाइना और तुर्की और सऊदी अरब, उनको मैंने कहा कि ये मत समझिएगा कि मैं कोई पैसे मांगने आया हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन बहरहाल अभी आप मेरे साथ हाथ मिलाएं, हम मिलजुल के इकट्ठा करके पैसा देंगे। व्हाट्स द हेल इज दिस यार, दिस इज अ वे ऑफ टॉकिंग। ये एक वजीर आजम का ये स्टाइल ऑफ टॉकिंग है। आप बताएं, इस तरह की 7500 चीजें आपको नजर आएंगी पिछले 2.5 महीनों में। तो वजारत उज़्मा करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो समझ आ गया इनको, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अब ये अपनी नाअहली, अपना निकम्मापन, उसको ठोपने लगे हुए हैं जनाब PTI के ऊपर। बिल्कुल। और चौहान साहब, बड़ा आसान होता है कह देना कि जी जो ये हो रहे मामला थे पिछले वाले खराब करके चले गए थे, तो इनको तो आने की जल्दी थी। चले अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले पिछले वाले खराब कर गए, तो आप तो सही करने आए, आप सही करके दिखा दें। बार बार कहा जाता था महंगाई की वजह से PTI की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, इमरान खान साहब से जान छुड़वाना चाहते हैं अवाम की, चले छुड़वा दी जान ना, अब आ गए, अब सही कर दें। अच्छा, मौलाना साहब कहाँ गए, वो भी नजर नहीं आ रहे वैसे, जिन्होंने PTI में इत्तेहाद बनाया था, लीड किया था, सबको पीछे लेके चले थे। सुने हमने फरवरी और मार्च के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करते थे ना कि हमारी इकोनॉमी के और हमारे 2021-22 साल के ये हैं, ये जनाब हमें तंज़ो मज़ाक का और दशनाम तराजी का और इल्ज़ाम तराजी का निशाना बनाते थे और कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने जब बजट पेश किया, तो बजट पेश करने से एक दिन पहले इनकी अपनी हुकूमत के वजारत खजाना का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में तेजी से आपके सामने गिनवा देता हूं, और जनाब फिर आप खुद फैसला कर लें और पाकिस्तान की आवाम फैसला कर ले कि ये बारूदी सुरंगें थी या इनको जनाब जन्नत के स्टाम्प दे के हम गए हैं। इनका जनाब GDP ग्रोथ रेट 5.97%, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की हिस्ट्री में जनाब सबसे बेहतरीन। आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 6100 अरब रुपया, 3600 अरब से ज्यादा कभी पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं हुआ हिस्ट्री में, पहली दफा। आपका जनाब एक्सपोर्ट लेवल 32 अरब डॉलर, जो पिछले 20 सालों में सबसे जनाब ऊपर। आपका फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका जनाब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.7, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। अब मुझे ये बताओ कि ये आपकी बारूदी सुरंगें हैं या आपके लिए जनाब तश्त में रख के जनाब बेहतरीन इकोनॉमी और मुल्क
हम छोड़ के गए, आपने उसका अच्छा $22 अरब आपका जनाब ज़र मुबादला, जिसको अब आप $7 अरब पे आ गया है डॉक्टर फिजा साहिबा, $7 अरब पे। और अभी अगर IMF ने इनको बेल आउट पैकेज ना दिया तो इन निकम्मे और नाअहल, करप्ट और बददियानत इन थर्ड क्लास हुक्मरानों की वजह से माज अल्लाह पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, अल्लाह ना करे। अच्छा, आज 17 जून का दिन भी है। अफसोसनाक सानिया की वजह से इस दिन को जाना जाता है। चौहान साहब, लाहौर में खुलेआम गोलियां मारी गई थी। शोहदा मॉडल टाउन के वारिसों को इंसाफ और कातिलों को सजा ना मिलना बहुत बड़ा अलमी है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये सानहा मॉडल टाउन पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में सियासत के सब्जेक्ट के हवाले से स्याह तरीन बाब है, स्याह तरीन बाब। किस तरह कि 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है, जिसके मुतल्लिक अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ये साबित किया गया था कि शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर मच्छर पर नहीं मार सकता, शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर मक्खी पर नहीं मार सकती। शहबाज शरीफ इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है कि उसकी मर्जी और मंशा के बगैर पूरे सूबे के अंदर कोई चीज़ हिल नहीं सकती। उसी शहबाज शरीफ के 2 किलोमीटर बैठे हुए फासले पे पूरे 20 से 24 घंटे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर कत्ल गारतगरी और गुंडागर्दी, राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तौकीर शाह और वो DIG जब्बार, इसकी सरपरस्ती के अंदर आपके 14 बंदे शहीद कर दिए गए, 80 बंदे पैरालाइज कर दिए गए, हामला औरतों को बच्चों समेत जनाब पेट पे गोलियां मार के मार दिया गया। ये जनाब इनकी परफॉर्मेंस और इनकी ग्रेटनेस और इनकी जनाब गुड गवर्नेंस थी। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इनको इस वक्त तक फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, फांसी के फंदे पे नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह का और इन सबको, अगर आइन और कानून की सरबलंदी होती। हम पार्लियामेंटेरियन पंजाब असेंबली के अंदर कानून की वायलेशन करने पे, पुलिस के अंदर आने पे अपने आप को बचाने के लिए कन्फ्रंटेशन करें तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी और 324 के पर्चे। और अपना इनका आलम यह है कि इन्होंने पहले 1 साल तो FIR नहीं कटने दी थी, ये फिर लॉन्ग मार्च हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई थी, तब जाके पहला पर्चा, और वो भी बेढंगे तरीके से इन्होंने नीचे अपने एग्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करके किया। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा अफसोसनाक वाकया था। लेकिन अगर दुनिया के अंदर जनाब इसका इंसाफ नहीं हुआ तो आखिरत के अंदर इसका इंसाफ ज़रूर होगा। अपने तई तो आपने इंसाफ कर दिया, अब देखिए कि मुनसिफ़-ए-लौलाक क्या करे। तो मुनसिफ़-ए-लौलाक जो है ना वो फिर यहाँ पे मौजूद है। अब देखें ना, एक अल्लाह मियाँ का सो मोटो एक्शन इनके खिलाफ ये वाला हुआ है। आज से 4 महीने पहले सियासी तौर पे इनकी क्या पोजीशन थी और आज ये शक्लें छुपाने पे मजबूर है। अवाम झोलियां उठा के इनको गंदी नंगी गालियां दे रही है। ये अल्लाह पाक का सो मोटो एक्शन है इनके खिलाफ। और इसी कत्ल गारतगरी के ऊपर भी आप देखिएगा इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक का आएगा। दुनिया की अदालतें अगर उन्हें इंसाफ ना भी दें उन शहदा की वारसीन को। ठीक है चौहान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, फैज़ुल नसीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैज़ुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। वैसे चौहान साहब आपका अंदाज़ बड़ा एक डिफरेंट सा है, बड़े लोग पसंद करते हैं आपके अंदाज़ को। आपकी तो दोबारा आना चाहूँगी। चौहान साहब, तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने पर नोटिस भेजा था, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? गवर्नर पंजाब तो वही करेंगे ना जो उन्हें हमजा या शहबाज शरीफ हुक्म देंगे, तो फिर कैसे रोकेंगे इनके इक़दाम को? देखें, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात रखी है कि लाहौर हाई कोर्ट हमारी दादरसी नहीं कर रही। BCO केसेस जनाब इस इनकी पिछले 3 महीने की पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत की जो लॉलेसनेस है उसके हवाले से मौजूद हैं। कभी बेंच बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी कोई हमारी दादरसी नहीं हो रही। इब्तदा से लेके अब तक लाकानूनियत ही लाकानूनियत है। पंजाब के अंदर इस वक्त आईने पाकिस्तानी, आईने शरीफिया चल रही है। आईने शरीफिया ये है कि आले शरीफ जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो फैसला करेंगे, जो उनकी मन तमन्ना होगी, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो उनकी विल होगी, जो उनकी विश होगी, वही चलेगा। अब आप देखें कि गवर्नर को क्या अथॉरिटी हासिल है कि वो इजलास प्रोरोग करे। आइन के अंदर आर्टिकल 67 है
आर्टिकल 67 डिफाइन करता है कि असम्बलियां और सेनेट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे जिनको आइन के तहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वो आइन का हिस्सा होंगी। फिर उसी आइन के आर्टिकल 67 के तहत पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 है जो इनडायरेक्टली आइन का हिस्सा है। उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इजलास को बुलाना हुकूमत की जनाब अपील के ऊपर या हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर वो गवर्नर का काम है, लेकिन इजलास को प्रोरोग करना, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, यह स्पीकर की अथॉरिटी है। गवर्नर की इस पर कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर जस्ट नोटिफिकेशन करता है गवर्नर हाउस प्रोरोग करने का, जब स्पीकर फैसला कर लेता है। इन्होंने जनाब गवर्नर से प्रोरोग करवाया 40वां इजलास, और फिर साथ ही जनाब अगला इजलास 41वां बुला के वो भी ईवान इकबाल में, और साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कानून है कि जब इजलास हो रहा हो ना तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। ये बड़ा सिंपल सादा सा कानून है, इस पे कोई मसला फीसा गोरस नहीं है। जब असेंबली चल रही हो तो कोई ऑर्डिनेंस ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। इन्होंने जनाब ऑर्डिनेंस जारी करके स्पीकर के इख्तियारात खत्म करके और जनाब पंजाब असेंबली की सारी इंतजामी स्टेटस वो सेक्रेटरी कानून के अंडर कर दिया। लेकिन उसको भी असेंबली के अंदर स्पीकर ने कानून के मुताबिक 128 का सब आर्टिकल 2 आई थिंक सो या 126 है, उसके तहत उसको खत्म कर दिया है उस गवर्नर के आर्डर को। लेकिन मुसलसल वायलेशन हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हमें तवज्जो नहीं मिल रही। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 184(3) के तहत वो सोबोटो एक्शन ले, और पंजाब का मामला इंतहाई बिगड़ चुका है, लाकानूनियत और गैर आइनियत इंतहा पर हो चुकी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इस पर कोई फैसला दे। ठीक है। अच्छा, खबर है कि जी हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त जो समाअत करने वाला बेंच है वो फिर तब्दील हो गया चौहान साहब। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाने की, मगर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे तो जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। मैंने आपको बताया हम कहाँ जाएं, हमने अदालतों के पास ही जाना है। हम अदालती सिस्टम कम अज़ कम एक्सपोज कर रहे हैं। हर इशू के ऊपर हम अदालतों के पास जा रहे हैं। कभी आपका बेंच बन जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है। इसके इंतखाब से लेके इसके जनाब बजट पेश करने तक हर चीज नाजायज है, हर चीज नाजायज है, ठीक है, हर चीज इलीगल है। इसका इंतखाब हमजा शहबाज का, इंतखाब के बाद अब इंतखाब की सूरत हाल देखें जी। मुखालिफ कैंडिडेट को मारपीट के हाल से निकाल दिया जाता है। मुखालिफ कैंडिडेट के जो वोटर्स होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उन्हें मारपीट के हाल से निकाल के हाल को अंदर से जनाब कुंडी लगा ली जाती है। फिर उसके बाद गैलरी से खड़े होकर डिप्टी स्पीकर जनाब इजलास जनाब कंडक्ट कर रहा है कि जो 100% इलीगल है। गैलरी, विजिटिंग गैलरी कभी भी असेंबली का हिस्सा नहीं होती। उसके बाद जनाब आपका वज़ीर आला बना दिया जाता है। आप पुलिस अंदर बुलाते हैं, मारपीट करवाते हैं, पार्लियामेंटेरियन को मारते हैं, चलो वो हो गया। आगे जनाब आपने हलफ उठवाना है। हलफ उठवाने के लिए आपने उमर सरफराज चीमा गवर्नर है, गवर्नर को आप वफाक के लॉ डिपार्टमेंट के या कैबिनेट डिवीजन के 18वें ग्रेड के अफसर से जनाब गवर्नर फारिग करा रहे हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफा सदर के अलावा किसी को प्रोगेटिव हासिल नहीं है गवर्नर को फारिग करने का। गवर्नर को लगाने के हवाले से आईने पाकिस्तान कहता है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, उसका कंसेंट जरूरी है और उसकी कंसेंट पे ही लगेगा। लेकिन उसको उतारने के हवाले से आईने पाकिस्तान कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि ओनली विद द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेयर, उसकी विल, उसकी विश, उसके अलावा किसी और का तस्करा नहीं है। इन्होंने ग्रेड 18 के जनाब एक अफसर के जरिए से गवर्नर फारिग करा दिया। फिर उसके बाद मुसलसल लॉलेसनेस, गैर आइनियत, इलीगैलिटीज और एंड पे जाके ये बजट इजलास, जिसकी सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। तो अब कहां जाएं, आप बताएं ना, कहां जाएं? अदालतों के पास सूरत हाल आपके सामने है। उमर सरफराज चीमा साहब खजल हो रहे हैं, हम खजल हो रहे हैं, अब स्पीकर साहब खजल हो रहे हैं। मार भी खाओ जनाब, वो कहते हैं ना अन्य खाना भी खवाओ तो कार भी छोड़ के आओ। जनाब यहाँ पर तो ये सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा का मतलब। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, हुकूमत अगर बैरूनी साजिश पर कोई कमीशन बनाती है तो क्या आप लोग कबूल करेंगे या तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट के जो तहकीकाती कमीशन है उसी को तस्लीम करेगी? अच्छा, मैं ना इस साजिश के जो बयानिया दोबारा
DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो पेश किया, मुझे इस पर बड़ी ज़ाती तौर पे ना मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। अच्छा भला 2.5 महीने से चीज़ें जरा थोड़ी सी ठंडी हुई थी। ये बिल्कुल वही हुआ कि एक जगह ना एक होटल पे जनाब लिखा हुआ था कि जो बंदा हमारे होटल से 100 रोटियाँ खाएगा हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। सारी दुनिया में लोग आए जनाब, किसी का मुकाबले में हिस्सा लिया, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। वो एक देहाती था, उसने कहा मैं भी हिस्सा लाऊंगा जनाब, चलो जी। उसने रोटी खाना शुरू की, 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 90 तक पहुंच गया। 90 तक पहुंचा ना तो मालिक परेशान हो गया, उसको समझ आ गई कि हम लाख रुपये देना पड़ेगा। उसने 90 पे आगे फड्डा कर दिया गिनती पे। वो कहता था नहीं जी 89 हुए हैं, 99। वो देहाती कहता था नहीं जी 90 हुए हैं, वो कहता था नहीं 89। आखिर में तंग आके देहाती ने कहा छो यार, ना 99 थे ना 90, चलो मुड़ दोबारा एक तो शुरू करो, ठीक है। अच्छा भला मामला ठंडे हुए थे। फिर जनाब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दोबारा से जनाब पूरे पाकिस्तान मीडिया के अंदर अपने पराए मुखालिफ अपोजिशन हुकूमत दोबारा बयानिया शुरू हो गया मुदाखलत और साजिश का। और जनाबे वाला 2 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एक हमारे दौर की एक इनके दौर की। कैटेगोरिकली उसमें था कि मुदाखलत हुई है। अब मुदाखलत और साजिश की डेफिनेशन आपको अपनी तौर पर करता रहे। फिर दूसरी चीज़ जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी, जनाब मान लिया यार मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं, कम से कम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ तो साजिश हुई है ना। इस वक्त जो आवाम की जिंदगी, डॉक्टर फिजा आपकी जिंदगी जी रहा है, मेरी जिंदगी जी रहा है, मेरा किचन का बजट, मेरे घर का बजट, मेरे जनाब ऑफिस का बजट, मेरे सेक्रेटेरिएट का बजट, हर चीज तबाह हो गई है। गरीब पिस गया, मिडिल क्लास पिस गया, रिच क्लास तक पिस गई है। यहां तो सिर्फ वो वडेरे जागीरदार और सनतकार और हरामखोर जनाब इंजॉय कर रहे हैं जिनकी दिन की जनाब आमदन जनाब वो करोड़ों में और लाखों में है। वरना तो यहां पे दुनिया रुल गई 2 महीनों में। तो अवाम के साथ तो साजिश हो गई ना, हस्ती बस्ती अवाम, हस्ती बस्ती पाकिस्तानियों के साथ। छोड़ो इसको, आप जो कहते हो मुदाखलत तो साजिश, मुल्क रुल गया है। सारी दुनिया के सामने लोग रक्षों को जो है वो आग लगा रहे हैं। मैंने आज क्लिप देखा, मैं हैरान रह गया यार। लोगों ने अपने नए नवेले रक्षे, उन्होंने पेट्रोल छिड़का, आग लगाई है, लाइन में खड़े करके 20-25 लोग इस तरह एहतजाज कर रहे हैं। अब इसको साजिश कहो या मुदाखलत कहो, फिर आप जो मर्जी कह लो। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।